हेलो फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंशों को। चौहान राजवंशों में हम आगे बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ या वीसलदेव चौहान की। तो शुरू करते हैं अपनी यह क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं वीसलदेव वीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ की। यदि इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 1158 से 1163 ईस्वी। इस समय तक यह शासनकाल में रहा और इसका समय जो है वह शाकंभरी या अजमेर के चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है। यदि इसकी उपाधियों की बात करें तो इसकी दो उपाधियां बड़ी फेमस हैं। पहली है कवि बांधव, कवि बांधव। दूसरी उपाधि है कटिबंधु। ये दो उपाधियां इसको मिली है विग्रहराज चतुर्थ। जैसा कि हम जानते हैं विग्रहराज चतुर्थ ने अपने बड़े भाई जगदेव की हत्या करके यह शासन स्थापित किया था और स्वयं राजा बन गया। उसके बाद यदि इसकी बात करें तो इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े कवि थे। उन्हीं में से एक सोमदेव है, जो सोमदेव विग्रहराज को अग्रणी विद्वान बताता है, विद्वानों में अग्रणी। तो सोमदेव इसे क्या बताता है? सोमदेव बताता है विद्वानों में अग्रणी, अग्रणी बताता है। ठीक है। यदि हम और बात करें कीलहॉर्न की, कीलहॉर्न जो विद्वान है कीलहॉर्न के अनुसार कि विग्रहराज चतुर्थ एकमात्र ऐसा शासक था जो कालिदास और भवभूति की बराबरी कर सकता था। ठीक है कि यह इतना रचनाकार था। अब ये क्यों कहा है? क्योंकि इसकी खुद की रचना है हरिकेली नाटक। इसने खुद ने कौन सा नाटक लिखा है? हरिकेली नाटक। हरकेली कौन सा नाटक है? हरकेली नाटक। ठीक है। और इसने यह नाटक अजमेर में जो संस्कृत स्कूल बनवाया, संस्कृत विद्यालय बनवाया, इस विद्यालय पर इसको अंकित करवाया इसने। ठीक है। यदि इसकी बात करें तो हमने बात की कि इसी का जो समय है वह शाकंभरी, अजमेर चौहान, सपादलक्ष के चौहान, इन चौहानों का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके विजय अभियानों की। किसकी बात करेंगे? विजय अभियानों की। पहले हम जहाँ तक हमने जाना है उसको हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके विजय अभियानों की। दो बातें जो हमने जानी है, दो बातों को लिखते हैं। पहली बात हमने जो जानी, ठीक है, कि सोमदेव विग्रहराज को चतुर्थ को विद्वानों में अग्रणी बताता है। ठीक है।
कीलहॉर्न के अनुसार विग्रहराज शासक था जो कालिदास और भावभूति की बराबरी कर सकता था। बराबरी कर सकता था। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके शासनकाल का समय, इसके शासनकाल का समय सपादलक्ष या शाकंभरी चौहानों का क्या कहलाता है? स्वर्ण युग कहलाता है। स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं हम आगे। ठीक है। तो अब हम करते हैं। अब बात करते हैं इसके विजय अभियानों की। यदि इसकी विजय अभियानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सहयोग इसका जो सेनापति था उसका रहा। सेनापति कौन था? इसका सेनापति था सिंघल। कौन था? सिंघल। इस सेनापति का सबसे ज़्यादा योगदान रहा सिंघल का। तो इसकी पहली विजय कौन सी थी? सिंघल सेनापति। पहली विजय रही थी चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन था? कि कुमारपाल का दंड नायक था। ठीक है। कुमारपाल ने अपना दंड नायक जो सज्जन सिंह था, सज्जन, उसको चित्तौड़ में नियुक्त कर रखा था। ठीक है। तो इसने क्या किया कि इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, सज्जन को मार दिया और सज्जन को मार के जो उत्तरी मेवाड़ था, उत्तरी मेवाड़, इसका विलय कर लिया। ठीक है। अब इसी में जालौर का कुंतपाल जो था, जालौर का था कुंतपाल था, ये भी कुमारपाल की सहायता कर रहा था। तो इसने कुमारपाल की सहायता कर रहा था, तो इसने कुंतपाल को पराजित कर दिया और जो नगर था उस नगर को जला दिया। ठीक है। तो पहली चित्तौड़ विजय में क्या रहा कि इसने कुमारपाल का जो दंड नायक था सज्जन, इस सज्जन को इसने हरा दिया, मार दिया। और इसके बाद चित्तौड़ को जो इसने जीत ही लिया, तो इसका जो उत्तरी मेवाड़ तो था, उस उत्तरी मेवाड़ का इसने अपने राज्य में विलय कर लिया।
उसके बाद जालौर का था कुंतपाल, जो कुमारपाल की ही सहायता कर रहा था। तो इसने कुंतपाल को पराजित कर दिया और इसने नगर जो था उसको जलवा दिया। तो हम बात करते हैं पहले चित्तौड़ विजय की। तो पहले एक लाइन लिखते हैं। विग्रहराज चतुर्थ की सैनिक उपलब्धियों का श्रेय इसके सेनापति कौन है? सेनापति सिंघल। ठीक है, सिंघल को दिया जाता है। यदि हम बात करें अब आगे, तो पहला ही संग्राम हमने देखा चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय में क्या हुआ था कि कुमारपाल का दंडनायक सज्जन यहाँ नियुक्त था, चित्तौड़ में नियुक्त था। ठीक है, युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ हमने बात की थी कि सज्जन का वध कर दिया। ठीक है, चौहान सेनाओं ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और सज्जन का वध कर दिया। उत्तरी मेवाड़ का विलय कर दिया। ठीक है, अब कहानी में एक नया टेस्ट, नया क्या है कि जो कुमारपाल का एक सहयोगी था कुंतपाल, तो कुंतपाल आ गया। ठीक है, इस संघर्ष में जालौर का कुंतपाल चालुक्यों के साथ था। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इसने कुंतपाल को पराजित कर दिया और नगर को जला दिया। इसने कुंतपाल को पराजित कर दिया और नगर जला दिया। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। बात करेंगे अगली विजय, नागौर विजय की। ठीक है, बात करते हैं अगली इसकी विजय की।
नागौर विजय। तो इसने नागौर में क्या किया, इसने कुमारपाल को पराजित कर दिया, कुमारपाल को पराजित कर दिया और नागौर पर अपना अधिकार कर दिया। सीधी सी एक लाइन है, एक लाइन सीधा लिख लो कि इसने कुमारपाल को पराजित करके नागौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इसी के साथ नागौर विजय हो गई। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली विजय की। ये इम्पोर्टेंट है दिल्ली विजय। दिल्ली विजय से क्या मिलता है, एक तो यहाँ तोमर या तमर इनका शासन था, और इस समय तोमर शासक कौन था, मदनपाल। ठीक है, किसने मदनपाल पर आक्रमण किया और मदनपाल को हरा दिया। मदनपाल जब हार गया तो उसे अपनी बेटी जो थी देसल देवी, उस देसल देवी, ठीक है, मदनपाल पराजित होने के बाद मदनपाल को पराजित कर दिया। ठीक है, मदनपाल ने अपनी बेटी थी देसल देवी, देसल देवी, तो इस देसल देवी का विवाह कर दिया, मैरिड कर दिया, किसके साथ, विग्रहराज के साथ। ठीक है, और विग्रहराज के साथ इसके विवाह कर दिया। अब विग्रहराज ने क्या कर दिया, इसी के बाद विग्रहराज ने हांसी जो था, हांसी कहाँ है, हरियाणा, इसको भी जीत लिया, हांसी को भी जीत लिया इसने। ठीक है, अब इस सब जीत की हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो दिल्ली विजय की जानकारी मिलती है सम्राट अशोक के दिल्ली टोकरा लेख से विग्रहराज स्तंभ से, विग्रहराज के लेख से जानकारी कहाँ से दी है, सम्राट अशोक का जो दिल्ली टोकरा स्तंभ है, इस स्तंभ पर हमें विग्रहराज का लेख मिला है, तो उससे हमें यह जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं दिल्ली विजय। अब एक खास बात कि तोमर और तंवर जो है, ये अभी हम बात कर लेते हैं कि आपके राजस्थान में एक लोक देवता जी हैं, रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी तंवर, यदि इनकी बात करेंगे तो ये पीछे से शासन तंवर, ये वही है जो तोमर थे, दिल्ली के तोमर, तो उन्हीं के वंशजों में आगे जाके लोक देवता होंगे राजस्थान के। जो फेमस लोक देवता हैं रामदेव जी, जिनका मेला भी लगता है, तो इनके बारे में हम जब लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करेंगे तब बात करेंगे। पंचपीर में शामिल हैं। ठीक है, तो ये भी जस्ट याद करने के लिए आप याद रखें कि ये वही दिल्ली तोमर हैं जो आगे चल के क्या बनेंगे, रामदेव जी, इन्हीं के वंशज में होंगे। तो अब दिल्ली विजय की बात करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली का शासन किसका था, मदनपाल तोमर या तंवर दिल्ली का शासक था। ठीक है, अब इसने विग्रहराज से पराजित होने के बाद, ठीक है,
विग्रहराज से पराजित होने के बाद मदनपाल ने अपनी पुत्री कौन थी? देसल देवी से देसल देवी का विवाह विग्रहराज से कर दिया। ठीक है, ये तो तोमरों की हुई। अब विग्रहराज ने इसके बाद क्या किया कि उसने हांसी हरियाणा को जीत लिया। इसके बाद विग्रहराज फोर्थ ने हांसी कहाँ है? हरियाणा। हांसी हरियाणा को जीत लिया। ठीक है, अब इसकी जानकारी तो सम्राट अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ से किसका? विग्रहराज चतुर्थ का लेख मिलता है। लेख मिला है, उससे हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे के। ठीक है, ठीक है, तो आगे बात करते हैं भादानक या भंडानक विजय की। भंडानक जाति जो थी, आगे हम बात करेंगे भादानक या भंडानक। भादानक या भंडानक विजय। यदि इसकी बात करें तो ये एक ऐसी लड़ाकू जाति थी जिसको लड़ना बहुत पसंद था। ठीक है, ये निवास कहाँ करती थी? तो सतलज नदी जो थी, सतलुज या सतलज नदी से हिसार के बीच में, हिसार के बीच में यह जाति रहती थी। यह लड़ाकू जातियों में से एक थी। ठीक है, कैसी जाति थी? लड़ाकू जाति। वीसलदेव ने इनको हरा दिया। वीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने इनको पराजित कर दिया। ठीक है, इतनी सी है आपकी भादानक या भंडानक जाति। अब इसके अभी अपन लिख लेते हैं। सतलुज
नदी से हिसार के बीच के क्षेत्र में यह लड़ाकू जाति निवास करती थी। ठीक है, वीसलदेव ने जिसे बंडानक जाति भी कहा गया, जिसे बंडानक जाति भी कहा जाता है, कहा जाता था, बंडानक जाति कहा गया। विग्रहराज चतुर्थ ने इन्हें पराजित कर दिया। ठीक है, अगला है हमारा तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण क्या? तो जो खुसरो शाह था, कौन? खुसरो शाह। खुसरो शाह के नेतृत्व में गजनी की सेना आई, गजनी की तुर्क सेना आई। ठीक है, युद्ध हुआ और युद्ध में विग्रहराज ने खुसरो शाह को हरा दिया। ठीक है, बस इतना सा को याद रखना है कि ये जो खुसरो शाह के नेतृत्व में जो गजनी सेना थी, ये अजमेर तक आ गई थी। कहाँ तक आ गई थी? अजमेर तक, ये याद रखना है। और फिर यहाँ पर आने पर उसने पीसलदेव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने इनको बुरी तरह पराजित कर दिया। और विग्रहराज चतुर्थ के नेतृत्व में यह युद्ध किसने लगा? सिंघल ने। ठीक है, सिंह। ठीक है, सोमदेव ने उल्लेख किया है कि सोमदेव ने उल्लेख किया है कि गजनी की तुर्क सेना गजनी की तुर्क सेना खुसरो शाह के नेतृत्व में अजमेर तक आ गई। सिंघबल ने इनको पराजित कर दिया। सिंघबल, अच्छा, सेनापति का नाम है सिंघबल। हम सिंघल बोल रहे थे तो इसको जरूर सही कर लेना, इसका नाम है सिंघबल। तो आप एक बार इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे।
ओके। अब हम एक बार इसकी पूरी हल्की फुल्की सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, यहाँ है चौहान, इधर है तुर्क आक्रमण, इधर से तुर्क आक्रमण हुआ। ठीक है, यहाँ है चालुक्य, कौन से चालुक्य हैं? चालुक्य कौन से हैं तो आपको याद रखना है, चालुक्य सोलंकी वाले हैं ये, इनकी हम बात कर रहे हैं, चालुक्य सोलंकी। और इनका राजा कौन है? कुमारपाल। इधर ये नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान यहीं पे हैं। ठीक है, दिल्ली के तोमर। ठीक है, ये कौन है? दिल्ली के तंवर, ये तोमर जिनसे इनका युद्ध हुआ। ठीक है, और कन्नौज, जो हम बात करेंगे कन्नौज, यहाँ कन्नौज है। कन्नौज के शासक कौन है? तो कन्नौज यहाँ होना चाहिए, फिलहाल अपन जस्ट नॉलेज के लिए बना रहे हैं इसलिए। विजयचंद्र और विजयचंद्र गेडवाल, कन्नौज का शासक कौन है? विजयचंद्र गेडवाल। इस समय चौहान शासक कौन है? विग्रहराज फोर्थ। ठीक है, तो आप एक बार इस मैप का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो इसी के साथ अब हम इसके जो कला और संस्कृति है उसकी बात करते हैं कि इसने कौन कौन से चीज़ें बढ़वाई, कौन सी चीज़ों का निर्माण करवाया। अब हमारी बात होगी कला और संस्कृति का, आर्ट एंड कल्चर, सांस्कृतिक गतिविधि। पहली बात, खुद नाटक रचयिता है, खुद ने नाटक लिखा है, हरकेली नाटक। हरकेली नाटक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसने संस्कृत पाठशाला बनवाई। कहाँ बनवाई? अजमेर में। ठीक है, किससे प्रेरित होकर? भोज परमार से। ठीक है, क्यों? क्योंकि भोज परमार ने भी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। ये पाठशाला कहाँ है? धार, धारा या धार, तो आज भी स्थित है। और यदि इसकी बात करें कि जब जब बसंत पंचमी पर इसकी पूजा होती है तो यहाँ पर झगड़ा होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो संस्कृत पाठशाला को अपन सरस्वती मंदिर भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसके बढ़िया, अब इसने जो ये बनवाया संस्कृत पाठशाला, पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़वा करके क्या बनवाएगा? मस्जिद बनवाएगा। मस्जिद बनवा दी। इस मस्जिद में
सूफी है पंजाब साहब। पंजाब साहब का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इस कारण इसको क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या कहा जाता है इस कारण इसको? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। उससे पहले एक और चीज, हाँ मैंने आपको बताया था कि संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर ही इसने हरकेली नाटक अंकित करवाया था। ठीक है। तीसरी, इसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, उन्हीं में से था पद्मनाभ। ठीक है। और दूसरा विद्वान था सोमदेव। ठीक है। तो इसने पद्मनाभ जो था इसको संस्कृति मंत्री नियुक्त किया। क्या किया इसने? संस्कृति मंत्री। इसका काम था कवियों वगैरह आदियों की जो सभा थी उस सभा को आयोजित करना। सोमदेव का हमें पता ही है, सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। क्या लिखा? ललित विग्रहराज नाटक लिखा। ठीक है। इसी के दरबार में एक और था जिसकी हम बात करें, कौन था? नरपति नाल है। नरपति नाल है। यदि इसकी बात करें तो इसने वीसलदेव रासो लिखा। और इस वीसलदेव रासो में क्या है? तो इसमें इसने वीसलदेव और राजमती या रासल देवी, इन दोनों की क्या है? प्रेम कहानी है। ठीक है। अब एक और चीज रह गया कि इसने जो जैन आचार्य थे धर्मघोष, कौन थे? धर्मघोष कौन है? जैन आचार्य। जैन आचार्य धर्मघोष के कहने पर इसने एकादशी को पशु हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है। तो ये इसकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, तो अपन एक बार इनको लिख लेते हैं। पहली क्या है? विग्रहराज ने हरकेली नाटक की रचना की। हरकेली नाटक लिखा। ठीक है। पहली, विग्रहराज ने हरकेली नाटक लिखा। दूसरा, इसने कौन सा? उज्जैन के भोज परमार से भोज परमार से प्रेरित होकर अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया। संस्कृत पाठशाला बनवाई। जैसे
कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाई, ठीक है। अब मस्जिद बनवाई, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर सूफी पंजाब शाह का, ठीक है, यहाँ पर सूफी पंजाब शाह, सूफी पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। का उर्स लगने के कारण ठीक है, इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा गया। ओके, आगे जब हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसके दरबार में बहुत विद्वान थे। उन्हीं विद्वानों में हमने 2 विद्वानों के बारे में जाना, एक पद्मनाभ और दूसरा सोमदेव। तो इसके दरबार में ऐसे ऐसे कवि थे। इसने सोमदेव को संस्कृति मंत्री बनवाया, जिसका काम था कि वह सभा आयोजित करता था जिसमें कवि थे, विद्वान थे उनकी, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इसके दरबार में पद्मनाभ और सोमदेव जैसे, ठीक है, पद्मनाभ और सोमदेव जैसे कवि थे। इसने पद्मनाभ को क्या बना दिया? संस्कृति मंत्री बना दिया, ठीक है। जो कि इसका काम क्या था? तो इसका काम था कि जो सभा आयोजित करना, किसकी? विद्वान और कवियों की। यह विद्वानों और कवियों की सभा आयोजित करता था। ठीक है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा, ठीक है। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक लिखा। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे की। ओके, यार 15 मिनट है कि यार 5 मिनट भी ना हो गए यार, कम से कम इतनी तो मैं खुद आ जाऊंगा। मैं भाई जब तक तो हमें क्लास है, मैं यार बहुत डिस्टर्ब जरूर कर 5-7 मिनट में वेट नहीं कर सके। ठीक है, इसको रब करते हैं, बात करते हैं आगे के।
नंबर 4, इसने जो जैन आचार्य थे धर्मघोष, इसने जैन आचार्य धर्मघोष के आग्रह पर क्या एकादशी के दिन, हमने बात की थी, एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी। पशु हत्या पर रोक लगा दी। ठीक है, धर्मघोष सूरी, इसमें ऐड कर लें एक नाम, धर्मघोष सूरी। उसके बाद नेक्स्ट अगला हमने पढ़ा था नरपति नाल है, अंतिम था नरपति नाल है ने विसल देव रासो लिखा, जिसमें रानी कौन है, रानी राजमती या रासल देवी और विसल देव की प्रेम कहानी का वर्णन है। प्रेम कहानी का उल्लेख है। ठीक है, ये तो हुई कला और संस्कृति। अब हम बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र जो थे देसल देवी, तो विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी थे। विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी, फिर पुत्र हुआ, पुत्र कौन था, अपार गांगे। तो अपार गांगे जो हुआ तो वह शासक बने आगे। ठीक है, लेकिन इस अपार गांगे की हत्या किसने कर दी, हमने पढ़ा था, इसकी हत्या कर दी पृथ्वीराज सेकंड ने। ठीक है, तो हमें केवल इतना सा ही नोट डाउन करना है। आप एक बार ये चार्ट भी आपको बना लेना है। उसके बाद हम लिख लेंगे विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद कौन, अपार उसका बेटा अपार गांगे शासक बना। देसल देवी इसकी क्या बनी, संरक्षिका। बनी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज सेकंड ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी। ओके, इसके स्क्रीनशॉट लें आप।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने जितना अध्ययन किया है वो संपूर्ण रूप से अध्ययन किया है विग्रहराज चतुर्थ का या विसलदेव का। इसके बाद हमारी अगली क्लास में हम बात करेंगे पृथ्वीराज सेकंड की, उसके बाद पृथ्वीराज थर्ड की, सोमेश्वर की। और अब हमारी जो क्लासेज होंगी वो लगभग इतने ही टाइम की रहेंगी, जिससे हम चौहान राजवंश को जल्दी फिनिश करें। अब तक हमने जो पढ़ा है, यदि आपको वो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।